माई मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास, जो कि कमला दास ने पोएम लिखी है। किसके मुतलिक लिखी है आपको टाइटल में भी नजर आ रहा है, ये अपनी मां के मुतलिक लिख रही है जो कि एट 66 जो कि बूढ़ी हो चुकी है। और इसमें अगर हम पोएटिक डिवाइस की बात करेंगे ना, क्या कुछ यूज हुआ है। पहला जो सिमिलीज, इसमें पहले नंबर पर सिमिलीज यूज हुई है। तो सिमिलीज क्या है, पहली देखिए आप यहाँ पे, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्पस। अब यहाँ पे आपको पता ही है हर फेस लाइक, यहाँ पे लाइक का यूज हुआ है। इसने अपनी मां को क्या कहा है कि उसका जो चेहरा है मुझे लगता है दैट ऑफ ए कॉर्पस। कॉर्पस किसको कहते हैं, लाश को, क्योंकि लाश का जो चेहरा होता है उसमें चमक नहीं होती है, वो मानो एक तरीके से बेरंग होता है, उसका रंग उड़ा हुआ होता है। हम किसी को कहते हैं वो लाश की तरह दिखता है, दैट मीन्स या तो वो बीमार है या वो मानो मौत की कगार पर है। तो यहां पे अपनी मां को उसने बहुत कमजोर देखा, इसीलिए कमला दास ने ये सिमिली यूज किया है कि मुझे अपनी मां का जो चेहरा लगता है एक लाश की तरह ही नहीं, वो बहुत ही कमजोर या मौत के करीब मुझे लग रही है। इसके बाद दूसरी जो सिमिली यूज की है, I looked again at her wan pale as a late winter's moon। यहां पे देखिए as का इस्तेमाल दोबारा, ये भी एक सिमिली है। और ये भी क्या दिखाता है, ये भी अपनी मां को कमला दास कहती है कि उसका जो चेहरा था दैट वाज वैन, दैट वाज पेल, उसका मतलब क्या है, कमजोर हो चुका था, पीला पड़ चुका था। और यहाँ पे वही दिखाता है लेट विंटर्स मून, जो कि विंटर में जो मून होती है ना उसकी चमक बहुत ही कम होती है, वो ज्यादा पीली होती है। बोथ दीज सिमिलीज आर एक्चुअली शोइंग दैट हर मदर, जो कि कमला दास की मां है, वो क्या है, वो बहुत ही कमजोर हो चुकी है। वो एक तरीके से कमला दास शायद उसको लग रहा है कि मैं जो अपनी मां को खोने वाली हूं, वो मेरी मां जो है शी इज नियरिंग डेथ, शायद वो मौत के कगार पे है। इसके बाद इमेजेस का अगर यहां पे बात करेंगे, वैनिंग मून यानी डेथ, रेपिटेशन का यूज थोड़ा हुआ है इसमें, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। अगर ये क्वेश्चन यहां पे आएगा कि रेपिटेशन क्यों इस्तेमाल किया है कमला दास ने, तो आपको यहां लिखना है शी वांट्स टू फोकस ऑन दैट वेरी पर्टिकुलर वर्स। एक्चुअली शी इज सेइंग दैट दिस स्माइल, मेरी स्माइल जो थी मां की तरह, दैट वाज फेक। अंदर से मैं मरी जा रही थी, मैं अंदर से मानो मुझे एहसास था कि मेरी मां जो है वो बहुत ही कमजोर है, वो मौत के नजदीक जा रही है। इसके बाद कंट्रास्ट। अब कंट्रास्ट क्या चीज है, जब हम एक चीज को दूसरी चीज के साथ रखते हैं तो एक आइडिया जो इसमें है, ओल्ड एज को यूथ के साथ कंट्रास्ट किया गया है इस पोएम में। एक तरीके से तो वो अपनी मां की तरफ देखती है, वो कमजोर है, उसका पीला जो चेहरा है वो मौत का रंग दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ जब वो बाहर खिड़की से देखती है तो बच्चे खेल रहे हैं, जो यूथ है, जो जवान लोग हैं वो खेल रहे हैं। सो इट इज ए कंट्रास्ट बिटवीन ओल्ड एज एंड यूथ। इसके बाद जो हमारी 7th पोएम है, दैट इज एन इवनिंग वेट विद रेन, रिटन बाय वेद पाल दी। पोएम में भी जो ज्यादा फोकस रखा गया है वो इमेजेस का रखा गया है, और इमेजेस इसमें बहुत ज्यादा यूज हुई है। और कुछ जो मेन इमेजेस इसमें यूज की गई जो एग्जाम के हवाले से इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो यहां पे आप देख सकते हैं, वेट विंडोज, डोर्स एंड awnings, wet collar of the coat, water seeping through shoes, fluttering of banyan leaves with cold breeze, sound of cymbals, activities in the house lit with electric bulbs। तो ये कुछ मेन यहाँ पे इमेजेस है जो यूज किए पॉइंट ने। इस जो पूरा जो समा था, शाम का समा था, रेन हो रही थी और पॉइंट क्या मानो अकेले वहां पे था। लेकिन ये जो कुछ इंपॉर्टेंट इमेज यूज की गई है, हो सकता है कि एग्जामिनर इनके बारे में पूछे, तो यहां ये सारी जो ये इमेजेस है आपको पता होना चाहिए। ऑल इमेजेस एक्चुअली शो सम काइंड ऑफ पिक्चर, दे क्रिएट ए पिक्चर इन योर माइंड। वो दिखाते हैं जैसे वेट विंडोज, डोर्स एंड ऑर्निंग्स, क्या दिखाता है, रेन, हर जगह रेन है। यहाँ पे वेट कॉलर ऑफ द कोट, दैट इज अगेन रेन, क्योंकि उसका कॉलर का कोट जो भीगा हो चुका है रेन की वजह से। वाटर स्लीपिंग थ्रू शूज, उसके पैरों में पानी जा रहा है। इट इज अगेन एन इमेज, एक शक्ल हमारे जहन में आ रहा है कि कैसे पानी उसके पैरों के अंदर जा रहा है थ्रू शूज। It all shows the rain, fluttering of banyan leaves with breeze, तो हल्की हवा का जो झोंका आता है और पत्ते जो हिलते रहते हैं बैनियन ट्री के या किसी भी ट्री के, दैट इज अगेन एन इमेज, अ साउंड ऑफ सिम्बल्स, एक्टिविटीज इन द हाउस लिट विद इलेक्ट्रिक बल्ब्स, ये भी एक वहां पे एक समा दिखाता है, एक इमेज दिखाता है। सो इन सारी इमेजेस को आप जहन में रखेंगे। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट पोएम है, दैट इज पोएम नंबर 8, द टेल ऑफ कैस्टर द ड्रैगन, और इसके राइम स्कीम जो है AABB। अब इसमें क्या पोएटिक डिवाइसेस यूज किए हैं पोएट ने। पहले सिमिलीज की बात करते हैं, बहुत ज्यादा सिमिलीज इसमें यूज हुई है।
और यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं लाइक का यूज हुआ है इन सभी सिमिलीज में। पहले नंबर पे लिटिल डॉग शार्प एज मस्टर्ड, तो एज यहां हुआ है, मस्टर्ड एज ब्रेव एज टाइगर, कस्टर्ड स्नोरिंग लाइक एन इंजन, clashed his tail like lions in dungeon, went at the pirate like a robin at worm, और लास्ट में Belinda is brave as a barrel full of beers। तो ये सारी जो ये सिमिलीज है आपको यहाँ पता ही होगा, एज का कहीं पे यूज, कहीं पे लाइक का यूज हुआ है, और क्यों, बिकॉज द पॉइंट हैज गिवन ए कंपैरिजन रिगार्डिंग, यहाँ पे देखिए डॉग को कैसा एज शार्प एज कस्टर्ड, इस तरह मस्टर्ड को कैसे ब्रेव दिखाया गया है एज टाइगर, कस्टर्ड कैसे स्नोर कर रहा था लाइक एन इंजन, क्लैश्ड हिज टेल लाइक लॉयन इज इन डुनिजन, और यहाँ पे वेंट एट द पायरेट, वो कैसे पायरेट पे झपट पड़ा लाइक रॉबिन एट वर्म, जैसे वो रॉबिन किस पे जंप करता है, वर्म के ऊपर जंप करता है इन्हें बहुत ही तेजी के साथ। इसके बाद ब्लिंडा एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स। तो इमेजेस जो यूज हुई है इस पोएम में, दैट इज चिमनी फॉर नोज, इंक एंड ब्लिंक चेज्ड लाइन्स, अगेन इंक एंड ब्लिंक इन गिलियन एट पायरेट लाइक रॉबिन एक्स्ट्रा। तो ये कुछ इमेजेस भी इसमें यूज हुई है। सो इनके ऊपर आपको नजर रखनी है, ज्यादा यहां एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज दीज ऑल सिमिलीज एंड इमेजेस आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। और इसके बाद जो हमारी 9th पॉइंट है, लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून, तो यहां पे मेटाफॉर्स का यूज हुआ है। 2-3 मेटाफॉर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम के हवाले से, तो उनके मुझे बात करेंगे। पहले नंबर पर जो मेटाफॉर है, माय पैक ऑफ अनरूली हाउंड्स। अब ये जो टीचर कहता है ना अपने बच्चों को जो इनडिसिप्लिन कहते हैं, बिल्कुल उनके पास डिसिप्लिन की कोई नाम ही नहीं है, तो उनको किसकी तरफ उन्होंने कंपैरिजन किया है पॉइंट ने, अनरूली हाउंड, शिकारी कुत्तों की तरह जो जहां जाते हैं तबाही मचाते हैं। ये कहते हैं कि, और इसमें जो टीचर है वो कहता है मेरे जो ये बच्चे हैं, स्टूडेंट्स है, दे आर लाइक, वो शिकारी कुत्तों की तरह बेलगाम है, इनडिसिप्लिन से भरे पड़े हुए हैं। तो ये कंपैरिजन दिया गया है स्टूडेंट्स को किनके साथ, अनरूली हाउंड्स के साथ। अगर वहां पे एक्सप्लेन करने की आपको जरूरत पड़ी, वहां पूछा जाएगा, सो यू कैन जस्ट से बिकॉज दीज स्टूडेंट्स वर टोटली, दे वर फार अवे फ्रॉम डिसिप्लिन, फार अवे फ्रॉम फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ स्कूल एंड क्लासरूम, दे वर टोटली मेसी, दे वर टोटली unruly, so they have been called as unruly hounds। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो मेटाफर है, माई लास्ट डियर फ्यूल ऑफ लाइफ। अब वो डियर फ्यूल ऑफ लाइफ क्या है एक टीचर के पास, हिज एनर्जी और नॉलेज। बेहतरीन चीज यहाँ पे नॉलेज ही रहेगी, बिकॉज ए टीचर हैज दैट वेरी फ्यूल ऑफ लाइफ, दैट इज हिज नॉलेज। तो यहाँ पे नॉलेज को किसके साथ कंपेयर किया गया है, दैट इज फ्यूल ऑफ लाइफ। तो ये टीचर अपनी नॉलेज को कंपेयर कर रहा है, फ्यूल ऑफ हिज लाइफ। इसके बाद तीसरे नंबर पे है टेक द टोल। जब ये स्टूडेंट्स आते थे तो क्या करने आते थे, क्लास में पढ़ने नहीं आते थे, डिसिप्लिन के साथ नहीं आते, बल्कि ऐसी बेहुदा बातें करते थे जिससे उनके टीचर का जो विकार था उसको ठेस लगती थी। सो उनको क्या बदले में मिलता था, इन पनिशमेंट। तो यहां से मार पड़ती थी इन्हें, वो एक चीज देते थे, यहां से और चीज लेते थे। तो यहां पे लेन देन को कंपेयर किया गया है, लेकिन यहां पे किसका लेन देन हो रहा है, यहां पे लेन देन हो रहा है बच्चे जो है, स्टूडेंट जो अनरूली हाउंड्स है, जो कि बिल्कुल बेहुदा बच्चे हैं, हु आर फॉर अवे फ्रॉम डिसिप्लिन। वो क्या करते, टीचर की इंसल्ट किया करते थे रोज, और टीचर उनको रोज क्या किया करता था, उनकी मार पिटाई हुआ करती थी। तो इसके बाद जो हमारी लास्ट पोएम है, दैट इज आई एक्सप्लेन ए फ्यू थिंग्स। और यहां पे बहुत ही ज्यादा जो यूज हुआ है, दैट इज सिंबल्स एंड इमेजेस का। और इमेजेस का ज्यादा अहम रोल रहेगा इस पोएम में, क्योंकि इसमें पीस और वार की बात की गई है। पहले हिस्से में वो कहता है कि हमारा मुल्क कितना शांत था, स्पेन कितना शांत था, लेकिन जब फिर वार हो, वहां पे ठग्स आए, जो लुटेरे थे, जो दुश्मन थे, जो हमला करने वाले थे, उन्होंने उस जमीन को बिल्कुल खून से नहला दिया। और यहां पे अगर सिंबल्स की बात करेंगे ना, जो पॉइंट ने यूज किया, 3 सिंबल्स जो आपको याद ही रखने हैं, जैकाल, स्टोन्स एंड वाइपर्स। वाइपर्स और जैकाल किसकी सिंबल है, कनिंग पीपुल, जो बिल्कुल वो लोग जो क्रूअल थे, जिनके दिल में रहमत करम नहीं था, they have been called as jackals, and stones also that cruel people or unkind people, जिनके दिल
बिल्कुल पत्थर के हो चुके हैं। दे वर डिवोरिंग ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स, उनके अंदर कोई इमोशन ही नहीं थी कि हम कितना खून खराबा कर रहे हैं। एंड वाइपर्स, तो ये खुद उसी मुल्क के जो ट्रेटर्स थे, डिसीवर्स थे, जो गद्दार लोग थे, जिन्होंने साथ दे के अपने मुल्क को तबाह बर्बाद करा दिया था। सो वाइपर्स उनको कहा गया। सो दीज थ्री वर्ड्स आर यूज्ड एज सिंबल्स। तो इन सिंबल्स का पीछे एक मीनिंग है, तो जो मैंने आपको बोल दिया वहां पे एक्सप्लेन भी करना पड़ सकता है जहां तक हम सिंबल्स की बात करते हैं। इसके बाद इमेजेस की बात करें, बहुत ही ज्यादा इमेजेस यहां यूज हुए। दो किस्म की इमेजरी यूज हुए, एक तो विच प्रेडिक्ट्स और विच शोज पीस। सो दीज इमेजेस एक्चुअली शो द पीस ऑफ दैट वेरी कंट्री। जब अमनो अमान हर जगह था, तो वहां पे कौन सी इमेजेस है, जैसे विद बैलर्स, विद क्लॉक्स, विद ट्रीज, द हाउसेस ऑफ द फ्लावर्स, geraniums explored, a beautiful house with dogs and little children, ivory of potatoes, tomatoes multiplied. What it shows peace, it shows prosperity. लेकिन इसके बाद war images, यानी जब जंग हुआ फिर उसकी इमेजेस हमारे सामने पॉइंट, बिल्कुल सामने वो तस्वीर लाना चाहता है कि जब हमारा मुल्क तबाह बर्बाद हो गया, किसकी वजह से, द जंग की वजह से, वॉर की वजह से, बिकॉज ऑफ दी जेकाल्स, वाइपर्स, स्टून्स। तो ये हमारा मुल्क किस में तब्दील हो गया, लेफ्ट फ्रॉम द अर्थ। हर जगह सिर्फ क्या आग के गोले, धुआं उड़ रहा था। क्यों? वहां पे हमला हो रहा था, बम गिर रहे थे। देन गन पाउडर, इट इज अगेन, जब गन पाउडर की बात होती है वहां पे आग ही आग, मोते ही मोते, लाशें ही लाशें नजर आती है। ब्लड, अब ब्लड थ्रू स्ट्रीट्स, या ब्लड राइज अप इन द एयर फ्रॉम स्पेन, वो बात की गई। जब हम ब्लड की अगेन बात करते हैं, दैट ऑल्सो सिंबलाइजेस वॉर। It again symbolizes the corpses, लाशों की ढेर, तो वहां खून होता है। एंड ठग्स विद सिग्नेट्स, तो वहां पे ठग्स किनको कहा गया, वो जो लुटेरे आ गए, वो जो वहां पे हमलावर इस अमन अमान वाले मुल्क में आ गए और इसको तबाह बर्बाद कर दिया, यहां पे उनको ठग्स कहा गया। वो इमेज प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद यहां पे वेव ऑफ प्राइड एंड नाइफ। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज वर द इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस इन ऑल द पोएम्स। आपके लेवल के हिसाब से और एग्जाम में जो पूछा जा सकता है, मोस्ट प्रोबेबली मैंने उन 4 या 5 पोएटिक डिवाइस की ज्यादा बात की इन 2 लेक्चर्स में, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 ये है। आई होप ये 2 वीडियोस देख के आप बिल्कुल यू विल फील मच कॉन्फिडेंट टू फेस एग्जामिनेशन रिगार्डिंग द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन ऑल द पोएम। जाते जाते ये रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।